हेलो बच्चों, आज हम आपकी नागरिक शास्त्र की किताब से पढ़ेंगे पाठ 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो देखो, सरकार की किस तरह हमारे स्वास्थ्य में यानी कि सेहत में भूमिका होती है, उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ, एक छोटा सा परिचय देती हूँ उस बारे में कि किस तरह सरकार अपनी भूमिका निभाती है हमारे स्वास्थ्य को सही रखने में। तो संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, यानी कि हमारे भारत में सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम होती है। अब देखो, यहाँ पे जो है स्वास्थ्य के लिए जो हमें सुविधाएं हैं वो भी मैं बता रही हूँ और जो कमी है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, तो इसको ध्यान से आप सुनिएगा। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वह उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। अब देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत के कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनकी की सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से तुलना की जाती है और जिनमें कि विदेशों से भी लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित कराने वाला चौथा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वह अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस आदि। हम अपने स्वास्थ्य के लिए अथवा बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सालयों अथवा स्वास्थ्य केंद्रों से जो सेवा लेते हैं उन्हें कहा जाता है स्वास्थ्य सेवाएं। अब देखो, यहाँ पे बताया गया है कि स्वास्थ्य सेवाएं होती क्या है। जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारी सेहत में कोई परेशानी हो जाती है और फिर जो हम चिकित्सालय में जाकर उन केंद्रों से जो सेवा लेते हैं उसको कहा जाता है स्वास्थ्य सेवाएं। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है और इन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं। किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा निजी रूप से प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं को निजी स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं या फिर निजी अस्पताल अथवा चिकित्सालय भी इनको कहा जाता है। अब हम हमारा पाठ शुरू करते हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। तो देखो, आपने भी देखा ही होगा, जो हमारे समाज में हमारे आसपास जो लोग रहते हैं या भारत के जो नागरिक हैं, उनकी सरकार से अपेक्षा रहती है, ये इच्छा रहती है कि वो उनके कल्याण के लिए कार्य करे। अब इन कल्याण के कार्यों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार से यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? अब देखो, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम इस अध्याय में जो है स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे और फिर हमें कहा है कि इसके उपशीर्षकों को देखिए और आपको बताना है कि यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, यानी कि जो स्वास्थ्य है वो सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो देखो, इसका मैं आपको जवाब देती हूँ। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं।
इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए यह सुविधाएं व सेवाएं सबके लिए है और यह कार्य जो है इस तरह सरकार से जुड़ा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। अब देखो, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ फोटो दिखाई गई हैं और उनको एक साथ जोड़ के दिखाया है। तो यहाँ पे कि कुछ फोटो में तो डॉक्टर, अस्पताल की गाड़ियां दिखाई गई हैं, लेकिन कुछ फोटोएं लोगों के रहन सहन को लेके दिखाई गई हैं। तो आप सोचोगे कि जो अस्पताल की या फिर डॉक्टरों की जो फोटो है वो तो हाँ स्वास्थ्य से हमारे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो बाकी फोटो हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, क्योंकि अगर हम साफ सुथरे से नहीं रहेंगे, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वो माहौल स्वस्थ नहीं होगा या साफ नहीं होगा, या फिर हमारे पीने का पानी भी साफ नहीं होगा, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर, अस्पताल के साथ साथ हमारा रहन सहन, हमारा खाना और हमारा माहौल भी अच्छा होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी काम करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अक्रमण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वास्थ्य जीवन के लक्षण नहीं हैं। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के यह सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमार ही होना नहीं होता है, बल्कि हमारा जो दिमाग है वो भी बिल्कुल जो चिंता से मुक्त रहना चाहिए, जो हमारा शरीर है वो चुस्ती भरा रहना चाहिए, जो हमारा मनोबल है वो भी हमेशा अच्छा होना चाहिए, हमें डरे या सहमे नहीं रहना चाहिए, और हम लोग तनाव मुक्त और प्रसन्न रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है। और ये सब भी जो है हमारे जीवन के स्वास्थ्य के हिस्से हैं। अब यहाँ पे हमें एक सवाल दिया है, क्या आप इन सभी चित्रों या इनसे कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार? समूह में चर्चा करो। तो अब देखो, यहाँ पे कहा है कि क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? तो हाँ, ये जो सभी चित्र हैं ये स्वास्थ्य से संबंधित हैं, और ये इस प्रकार संबंधित है क्योंकि देखो, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें क्या है, सबसे पहले हमारे जो आसपास का माहौल है वो स्वस्थ होना चाहिए, हमारा रहन सहन अच्छा होना चाहिए, हमारे जो पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना है वो साफ सुथरा होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम कभी इसके बावजूद भी बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोगों के लिए जो है बिल्कुल योग्य डॉक्टर और अस्पताल भी मौजूद होने चाहिए, जो कि इन सभी चित्रों में भी हमें दिखाई दे रहा है। अब कहा है कि ऊपर दिए गए कोलाज से 2 स्थितियां छांटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं है, वह कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं, इस पर 2 वाक्य लिखिए। तो देखो, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई गई हैं, तो एक चित्र हमें जो दिखाया है जिसमें कि औरतें पानी का मटका लिए सर पर खड़ी हैं, दूसरा जहाँ पर कि घर बने हैं और आसपास बहुत कचरा हो रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 चित्र हैं ये बीमारी से संबंधित नहीं है, लेकिन ये स्वास्थ्य से संबंधित इसलिए हो सकती हैं कि अगर हम स्वच्छ पानी पिएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, अगर हम अच्छे माहौल में रहेंगे, साफ सफाई वाले माहौल में रहेंगे
तो भी हम लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं? तो देखो यहाँ पर जो है एक हमें यहाँ पर जो है वो दी गई है, तालिका दी गई है, और इस तालिका में हमें जो है शीर्षक नहीं दिए हैं। अब इससे पहले कहा है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। तो अब ये जो हमें तालिका दी गई है इसमें हमें क्या दिया गया है? भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलू, और हमें उनका जो है परीक्षण करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे कहा है कि क्या आप इन स्तंभों को शीर्षक दे सकते हैं? तो पहले हम इस तालिका को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम इसको क्या शीर्षक देते हैं। तो हम पहले बाएं तरफ के स्तंभ को पढ़ते हैं, तो जिसमें कि सबसे पहले लिखा है, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे लिखा है, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। तीसरा, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वह उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में वह उपचार के लिए आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। फिर चौथे नंबर पे दिया है, भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित कराने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। अब हम दूसरे स्तंभ में पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। तो नंबर 1, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। नंबर 2, भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी कि टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। नंबर 3, हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। नंबर 4, भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वह अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। तो अब अगर हम तालिका को देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो बाएं तरफ का स्तंभ है उसमें स्वास्थ्य में विकास हो रहा है उस बारे में बताया गया है, और जो दाएं तरफ स्तंभ है उसमें स्वास्थ्य में जो कमियां रह रही हैं अभी भी उसके बारे में बताया गया है। तो इसलिए हम इनको शीर्षक देते हैं। तो बाएं तरफ के स्तंभ के लिए हम शीर्षक देंगे भारत में स्वास्थ्य सेवा तंत्र का विकास। इसके बाद दाएं तरफ का जो स्तंभ है इसके लिए हम शीर्षक देंगे भारत में स्वास्थ्य सेवा तंत्र की समस्याएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए।
जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीमारियों से बचने के लिए जो है हमें जो है उचित यानी कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र चाहिए जैसे कि अस्पताल हों, उनमें अच्छी प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। एम्बुलेंस की सुविधा मतलब ये है कि मान लीजिए कभी कोई बहुत ज़्यादा बीमार है जो कि चलने की अवस्था में नहीं है, तो उसके लिए अस्पताल से ही गाड़ी भेजी जाए ताकि किसी भी चीज़ की देरी ना हो और वो फटाफट से अस्पताल पहुंच जाए। उसके बाद जो है हॉस्पिटल या अस्पताल में जितने भी सेवक हैं, नर्स हैं या डॉक्टर हैं, वो योग्य होने चाहिए और इतने मतलब वो ऐसे होने चाहिए, अन्य विशेषज्ञ भी होने चाहिए जो कि परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और अच्छे से मरीजों का इलाज कर सकें। अब यहाँ पर एक सवाल दिया है, भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप ऐसा सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। तो इसका जवाब है, भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको सरकार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है क्योंकि उसके पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। हम इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में कमी हो रही है। हमारे यहाँ से काफ़ी संख्या में डॉक्टर विदेशों में पलायन कर जाते हैं जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में कमी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार में चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि भारत में जो है बड़ी संख्या में डॉक्टर भी हैं और दवाखाने और अस्पताल भी हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। यानी कि अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि भारत में सब कुछ है, अच्छे और योग्य डॉक्टर भी हैं और अच्छी सुविधाओं वाले अस्पताल भी यहाँ पर हैं। अब कहा जा रहा है कि ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें की सरकार चलाती है। यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र होते हैं उनको सरकार चलाती है। तो सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है और सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। यानी कि बहुत सारे गांवों में भी इन्होंने जो है अपने अस्पताल खोल रखे हैं और वो इस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है। मतलब कि चिकित्सा विज्ञान में बहुत प्रगति हुई है और प्रगति इस प्रकार की है कि वो असाधारण है, जैसे कि हम सोच भी नहीं चलते, और जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां भी उपलब्ध हुई हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। अब देखो, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि भारत में बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, अस्पताल भी हैं, सारी सुविधाएं भी हैं। हम लोग जो हैं चिकित्सा विज्ञान में बहुत आधुनिक और तकनीकी विज्ञान में भी बहुत सफल हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो दूसरा स्तंभ है वो यह प्रस्तुत कर रहा है, यह दिखा रहा है कि हमारे देश में अभी भी कई जगह पर जो है स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। सकारात्मक विकास के बाद भी जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं और यह विरोधाभासजनक
स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है, यानी कि जो हम चाह रहे हैं उसके बिल्कुल उल्टा है, उसके विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। अब देखो, ये कह रहे हैं कि हमारे देश के पास जो है पैसा भी है, ज्ञान भी है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं जो कि इन सब जो है सेवाओं को, इन सब इच्छाओं को या फिर इन सब चीज़ों को जो है वो पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। अब इसका कारण क्या है, तो हम उन कारणों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले देखो, यहाँ पर दाएं तरफ एक हमें तस्वीर दिखाई गई है जिसके नीचे लिखा है, सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। अब देखो, आप भी अगर कभी सरकारी अस्पताल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मरीजों को जो है दवाई लेने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और फिर जब उनकी बारी आती है तब जाकर उनके जो है देख रेख होती है और उनको दवाई मिलती है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे जो पश्चिमी बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर। अब एक सवाल है जिसका कि हम जवाब के लिए चर्चा करेंगे। ऊपर दी गई कहानी को पढ़िए। कल्पना कीजिए कि आप एक न्यायाधीश हैं। आप हाकिम शेख को क्या कहेंगे? तो देखो, क्योंकि उन्होंने एक मुकदमा दायर किया है, यानी कि उन अस्पताल के लिए उन्होंने एक शिकायत दर्ज की है जिन्होंने कि उन्हें भर्ती नहीं किया था। तो अब कहा है कि आपको सोचना है कि आप एक न्यायाधीश है जहाँ पे कि उन्होंने शिकायत दर्ज की है, तो आप जो है हाकिम शेख को क्या कहेंगे? तो अगर मैं न्यायाधीश होती तो पहले तो मैं जो है हाकिम शेख को सहानुभूति दिखाती और बड़ा ही अफसोस जताती जो कि उनके साथ हुआ है उसके लिए। उसके बाद मैं उनको अफसोस जताते हुए अब जिन अस्पतालों ने उनके साथ ऐसे असमानता का व्यवहार किया, ऐसे बेरुखी से व्यवहार किया, उनके खिलाफ जो है कड़े से कड़े विरोध करने का मैं उनको कहती कि हाँ, उनके खिलाफ जो है केस किया जाएगा, उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि आगे से वो किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से पीछे ना हटे। क्योंकि अस्पताल और डॉक्टरों का सबसे पहला फर्ज होता है कि किसी भी जरूरतमंद इंसान जो कि बीमार हो या चोट लगी हो या किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, उनकी देखरेख करना, उनका ख्याल रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? अस्पताल की बिल्डिंग। मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा।
अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। अब नीचे देखो कहा है, क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? तो वो किस तरह की बातें कर रही थी, नर्स जो है वहाँ पे वो उसको बता रहा है। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। तो डॉक्टर ने क्या कहा उससे? हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। यह सफ़ेद वाली सोने से पहले। यह शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप है। घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। तो उसके बाद उसने बोला, अमन ने, धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। रंजन ने डॉक्टर से बोला। अब आगे, तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था। वहां भी बहुत भीड़ भड़का हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। अब मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। इसे वायरल हुआ लगता है। कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है, बस, और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल ना तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। अब देखो यहाँ पर 2 दोस्त हैं, एक है अमन और एक है रंजन। अब दोनों ही जो दोस्त हैं वो बीमार हुए थे और अपने अपने बारे में वो बता रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले रंजन बताता है कि उसकी तबीयत खराब हुई थी और उसके जो डैडी हैं उसको हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल लेके गए थे। और जिस अस्पताल में वो गया था उसकी बिल्डिंग यानी कि इमारत इतनी चकाचक बनी हुई थी, इतनी अच्छी बनी हुई थी कि ऐसे लग रहा था कोई 5 सितारा होटल हो। उसके अंदर जो डॉक्टर थे, जो नर्स थे, वो भी बहुत ही अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। जब वो रिसेप्शन पर गए तो वहाँ पर उन्हें सबसे पहले 500 रुपये देकर जो है वहाँ से एक पर्ची लेनी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। अब उन्होंने कोई ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं दी, उन्होंने उसको खूब दवाइयाँ दी थी और डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे से उससे बात करी, जिससे कि रंजन को बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा फिर अमन अपने बारे में बताता है कि वो जिस अस्पताल में गया था वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो एक सरकारी अस्पताल में गया था, जहाँ पे कि उसे सबसे पहले तो बहुत ही लंबी लाइन में लगना पड़ा। फिर जब डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसको कहा कि उसको खून टेस्ट के लिए देना पड़ेगा, तो उसको वहाँ पर भी फिर से लंबी लाइन पर लगना पड़ा। फिर डॉक्टर ने उसको बताया कि कुछ नहीं है, वायरल बुखार है, और थोड़ी सी ही दवाई दी और ज़्यादा पैसे भी उसके खर्च नहीं हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं यहाँ पे। पहला सवाल है,
जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसका जवाब है, जब हम बीमार होते हैं तो हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं। सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद सरकारी अस्पताल के विभिन्न जांच परीक्षण केंद्रों में जाने पर यह पता चलता है कि वहां के कई जांच परीक्षण की मशीन खराब है। डॉक्टर से इलाज कराने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टर द्वारा जो दवाइयाँ लिखी जाती है उनमें से कई दवाइयाँ अस्पताल में नहीं मिलती, उसे बाहर की दुकानों से खरीदना पड़ता है। अब यहाँ पर आप जब बीमार पड़ते हैं आप कहाँ जाते हैं, आप जिस अस्पताल में जाते हैं उसके अनुभव के बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब हमारा अगला सवाल है, सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है? चर्चा कीजिए। तो इसका जवाब है, सरकारी अस्पताल में अमन को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ा। जब उसकी बारी आई तो उसे डॉक्टर ने खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए उसे एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था और इन्हीं सभी कार्यों के लिए काफ़ी समय लगा। इसके बाद ओपीडी काउंटर पर भी एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। अब अस्पताल के बेहतर ढंग से काम करने के लिए कुछ उपाय। नंबर 1, अस्पताल के प्रत्येक कर्मचारी को अलग अलग काम सौंपा जाना चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक कर्मचारी के लिए समय सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह निश्चित समय में एक निश्चित संख्या के रोगियों की समस्या का निपटारा करे और जिस कर्मचारी एवं डॉक्टर के कार्यों में लापरवाही मिले उस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। नंबर 3, अस्पताल की साफ सफाई के लिए अधिकारियों द्वारा समय समय पर निगरानी करना चाहिए। अब हमारा अगला सवाल है, रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा? कारण बताइए। तो इसका जवाब है, रंजन ने अपनी बीमारी का इलाज एक निजी अस्पताल में करवाया था जहां सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। निजी अस्पताल में रंजन का कई तरह का परीक्षण किया गया क्योंकि इन सभी परीक्षणों को करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा था। इन सभी परीक्षणों के बाद यह पता चला कि रंजन को सिर्फ वायरल बुखार है। रंजन को कई तरह के परीक्षण की फीस, डॉक्टर की फीस तथा बेड का चार्ज के कारण अधिक पैसा खर्च करना पड़ा। अब हमारा अगला सवाल है, निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, निजी चिकित्सालयों में हमें निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, निजी चिकित्सालयों में इलाज कराने में अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। नंबर 2, छोटे निजी चिकित्सालयों में कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनमें योग्यता की कमी होती है। नंबर 3, गलियों या मोहल्लों में कुछ निजी चिकित्सालय के डॉक्टर MBBS नहीं होते। दूसरे शब्दों में उन्हें झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है जो कंपाउंडर से डॉक्टर बने होते हैं। नंबर 4, छोटे निजी चिकित्सालयों में कई जांच परीक्षण यंत्रों की कमी होती है जिसके कारण बाहर से जांच परीक्षण कराना पड़ता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? तो देखो अब हम इस बारे में पढ़ते हैं। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। तो देखो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार जो कर से धन को प्राप्त करती है उससे वो क्या करती है, जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो कि गरीब लोग हैं, उनको वो कुछ सेवाओं को फायदा करवाती है, यानी कि उन सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाती है। अब उन सेवाओं में क्या क्या आता है? प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि। अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं वह नागरिक नहीं कर सकते।
करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि। अब यह कह रहे हैं कि करों की वजह से ही जो है और भी कुछ कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि विकास के जो कार्य होते हैं, जैसे कहीं पर सड़कें बन रही हैं या फिर कोई इमारत बन रही है, कोई घर बन रहा है। उसके अलावा शिक्षा हो गया, यानी कि पढ़ाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि रोजगार के लिए, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं जो कर से धन प्राप्त होता है उसका एक और जगह इस्तेमाल किया जाता है, वो है जो कि प्राकृतिक आपदाएं होती है जिन पर कि हम मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं होता और ना ही हम उसे रोक सकते हैं। तो वो हो गए जैसे कि बाढ़, भूकंप और सुनामी। तो इन मामलों में राहत के लिए भी हम कर से जो धन प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। अब देखो जो अंतरिक्ष में जो कार्य होते हैं, जो लोग जाते हैं दूसरे ग्रहों में, देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है, उसके लिए भी इन करों की राशि का उपयोग किया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वह बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। अब देखो सरकार जो है वो खास तौर से जो गरीब लोग होते हैं उनको सेवाएं प्रदान करती है, और उनको वह इसलिए करती है क्योंकि वो स्वयं से बाजार से उन वस्तुओं को नहीं खरीद पाते। अब उन्होंने उसका एक उदाहरण दिया है स्वास्थ्य संबंधी सेवा। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं? तो हाँ, इसका एक अन्य उदाहरण है राशन की सेवा। जैसे कि जो अनाज होता है वो भी सरकार हमें, आपने देखा होगा, वो करवाती है। राशन कार्ड के द्वारा जो है गरीब लोगों को बहुत ही सस्ते, बहुत ही निम्न दामों पर राशन उपलब्ध करवाती है। अब हम आज हमारी कक्षा को यहीं पर खत्म करते हैं और हमारा पाठ का जो अगला हिस्सा है यानी कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, तो इसको हम हमारी अगली कक्षा में शुरू करेंगे। तब तक हमने जो भी अभी तक पढ़ा है आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, दोहराना है और समझना है, और जो सवाल किए हैं उनके जवाबों को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग हमारी अगली कक्षा में पाठ के अगले हिस्से के साथ। अब हम हमारा पाठ स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को आगे बढ़ाते हैं और हमें इसे शुरू करना है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो अभी तक हमने सिर्फ ये सुना कि किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं। तो ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और एक है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो अब हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे कि ये होते क्या हैं, इनमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर होता है इनमें। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। यह केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं सबसे पहले कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो है वो सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जो भी खर्चा होता है, जो भी कार्य होते हैं, जो भी प्रबंधन उसका होता है वो सरकार द्वारा किया जाता है। अब इसके जितने भी जो केंद्र होते हैं, चाहे वो ग्रामीण में भी यह सेवाएं मिलती है, शहरी क्षेत्रों में भी यह सेवाएं जो है दी जाती हैं, और इन सेवाओं के अंतर्गत साधारण बीमारियों से लेकर जो विशेष देखभाल की ज़रूरत यानी कि बड़ी बड़ी बीमारियों की भी देखभाल की जाती है। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अब यहाँ पे कहा है इन्होंने कि गांव जो होते हैं, ग्रामीण स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है
जहाँ पर सिर्फ एक नर्स होती है और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है, जो कि जो छोटी मोटी बीमारियां होती है जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, इनके लिए ही प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो लोगों के इन साधारण बीमारियों में उनकी देखभाल कर सकें और उनका अच्छे से इलाज कर सकें। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है और इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। अब जो ग्रामीण स्तर पर जो छोटे छोटे केंद्र हैं जो उनकी देखरेख करता है जिला अस्पताल, जो कि जिला स्तर पर बनाया जाता है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे केंद्र जो है वो गांवों की सारी ज़रूरतों को, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित ज़रूरतें होती हैं, वो उनको पूरा करते हैं। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। शहरों में देखो बहुत बड़े जो हैं सरकारी अस्पताल होते हैं, अगर आप लोग गए होंगे, आपने देखे होंगे, तो इन्होंने कहा है कि बहुत बड़े बड़े अस्पताल होते हैं सरकारी, और उनमें से एक का उन्होंने कहा है, एक वो था जिसमें कि अमन गया था, और कुछ सरकारी अस्पतालों का जिक्र हाकिम शेख की कहानी में भी हुआ है। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सरकार ने जो है हमारे देश के सभी नागरिकों को इस चीज़ का वचन दिया है कि वो उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी, और इसीलिए उन्होंने यह स्वास्थ्य केंद्र जो है स्थापित किए हैं, बनाए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए यह सुविधाएं सबके लिए है। अब सरकार देखो जो जिन पैसों से इन अस्पतालों को या इन स्वास्थ्य सेवाओं केंद्रों को चलाती है, तो उनके पास ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा वह होता है जो कि लोग सरकार को कर के रूप में देती है। इसीलिए क्योंकि सभी लोग जो है कर का भुगतान करते हैं, तो इसीलिए ये स्वास्थ्य सेवाएं सभी लोगों के लिए होती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। अब ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कि जो कार्य है, वो यह है कि ये अपना इलाज और जो दवाइयाँ हैं उन्हें या तो निःशुल्क यानी कि फ्री में प्रदान करे, और या फिर अगर वो कीमत लेती है तो बहुत ही कम कीमत ले, जिससे कि क्या है गरीब भी इसका उपयोग कर सके, इसका इस्तेमाल कर सके और अपनी बीमारियों का इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। अब स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत यह कार्य भी आता है जो यहाँ पे बीमारियां दी गई हैं, इन बीमारियों को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था को सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। अब सरकार का यह जो कार्य है वह तभी सफल होगा जबकि लोग भी सरकार की इसमें मदद करेगी, उसको सहयोग प्रदान करेगी। अगर लोग उनकी सहायता नहीं करते हैं तो यह कार्य जो है असफल हो जाएगा। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र ना होने दें। अब देखो लोग किस तरह सहायता करेंगे। आपने भी देखा होगा कि मलेरिया जैसी बीमारी से बचने के लिए सरकार हमेशा सरकार के द्वारा जो कुछ लोग होते हैं जो कि इस चीज़ का अभियान चलाते हैं, वो सभी लोगों को जागरूक करते हैं कि अपने घरों में पानी को इकट्ठा ना होने दे, कूलरों में पानी को इकट्ठा ना होने दे, ताकि उससे मच्छर पैदा ना हो। अगर मच्छर पैदा नहीं होंगे तो मच्छरों से जुड़ी हुई बीमारियां भी नहीं होगी। अब अगर लोग इस कार्य में सहायता करते हैं तो सरकार का यह कार्य सफल होगा, लेकिन लोग अगर लापरवाही बरतेंगे तो सरकार के इस कार्य में जो है असफलता प्राप्त होगी और वह इस कार्य को पूर्णतः सफल नहीं कर पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि
यान को हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद कीजिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? अब देखो, हाकिम शेख ने, आपने देखा था कि कोर्ट में क्या करा था, उन्होंने एक मुकदमा दायर किया था, दर्ज किया था उन अस्पतालों के खिलाफ जिन्होंने कि उनका इलाज नहीं किया था। तो वहां पे हमें कहा था कि अगर आप होते तो आप उनके न्यायाधीश के बदले क्या जवाब देते। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि न्यायाधीश ने उनको क्या जवाब दिया या फिर क्या निर्णय लिया उनके लिए। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। तो देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारे संविधान में ये कहा गया है, ये एक कर्तव्य है एक संविधान का कि सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना बहुत ही जरूरी है। प्राथमिक मतलब ये पहला कर्तव्य है हमारे संविधान का, हमारे सरकार का। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इसके बाद सरकार ने यहाँ पे कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो, उसको जीवन के अधिकार की रक्षा करनी होती है। वो अपने जीवन के अधिकार की रक्षा करता है और ये सरकार को भी करनी होती है, हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा। इसके बाद अदालत ने कहा है कि हाकिम शेख ने, देखो, वो जितने भी अस्पतालों ने गया, सब ने उसका इलाज करने से मना कर दिया, तो उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। यहाँ तक कि इन मुश्किलों का सामना करते हुए उसकी जो जीवन था वो जोखिम में तक पड़ गया था, उसका जीवन बहुत ही मुश्किलों में पड़ गया था। तो इसलिए सरकार कहती है कि अगर कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति का इलाज नहीं करता है तो इसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति के जीवन को जो है सुरक्षा सरकार नहीं दे रही है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। तो इसका मतलब हुआ कि सरकार का यह कर्तव्य है, यह जिम्मेदारी है जिसको कि उसे पूरा करना चाहिए कि जिस तरह वो छोटी मोटी बीमारियों पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है, उसी तरह से आकस्मिक इलाज के लिए भी सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अब आकस्मिक सुविधा क्या होता है, आकस्मिक इलाज क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि जो एक्सीडेंट है वो एकदम से हो जाता है, किसी को पता नहीं होता कि हाँ ये होने वाला है या हो जाएगा, तो ये हो गया एक आकस्मिक इलाज। तो इसकी भी सुविधा सभी अस्पतालों को, जो भी वहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आता है, अगर वो पूरा नहीं कर सकता है तो जितना कर सकता है उतना इलाज करे ताकि किसी का जीवन बच पाए, वो करना चाहिए। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। अब देखो, हाकिम शेख का जो इलाज है वो सरकारी अस्पताल में नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पे लोग उसका नहीं कर रहे थे इलाज। तो जिस अस्पताल में उसने अपना इलाज कराया, वहाँ पे जितने भी उसके पैसे खर्च हुए, उस पैसों का भुगतान अब राज्य सरकार को करना पड़ेगा। ये जो है न्यायाधीश ने वहाँ पर सुनाया कि ये निर्णय लिया उन्होंने। अब ये तो हमने पढ़ा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। पहले हम जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हमारे पास एक सवाल है, हम उसका जवाब देंगे। सबसे पहले हमें एक फोटो दिखाई गई है, देखो ऊपर। गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती एक डॉक्टर। आपने भी देखा होगा कि इसी तरह से गांव में जो छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं या दवाखाना होता है, वहां पर डॉक्टर इस तरह से दवाइयां देते हैं। फिर दूसरा है, एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। अब यहाँ पे देखो, ये एक सरकारी अस्पताल है, आप देखने से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ की हालत कैसी हो रखी है। इस बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसके साथ उसकी माँ है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि यूनिसेफ के अनुसार कोई कंपनी है जो कि पूरा सर्वे करती है कि स्वास्थ्य सेवाओं का
क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इकट्ठी करती है। तो इस कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि इनके अनुसार जो है हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों यानी कि बीमारियों से मर जाते हैं जिन्हें की रोक पाना संभव है। यानी कि अगर सरकार ध्यान दे, लोग ध्यान दें तो इन बीमारियों को रोका जा सकता है और इन बच्चों को भी बचाया जा सकता है। अब हमारा एक सवाल है जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो ये सवाल है, किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है? तो इसका जवाब है, निम्न अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है। नंबर 1, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति अपने रोग का इलाज करा सकता है। नंबर 2, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में इलाज और दवाइयाँ दी जाती हैं, इसके लिए इसमें इलाज कराना सबके लिए संभव है। नंबर 3, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी का इलाज करते समय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। नंबर 4, सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। नंबर 5, इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। अब अगला सवाल है, कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास हैं। अपने अनुभव से अथवा उनमें से किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों का और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। अब देखो, आपके आसपास जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास जो अस्पताल हैं उनकी सबसे पहले आपको सूची बनानी है, उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद आप अपने अनुभव के अनुसार, यानी कि जब आप कभी इलाज कराने गए हो तो आप उसके अनुसार भी इसका जवाब लिख सकते हैं। नहीं तो आप वहां पर जाकर उस केंद्र में, जो कि उस केंद्र को लोग चला रहे हैं, उन लोगों के बारे में और वहां पर जो सुविधाएं दी जाती हैं उनके बारे में पता लगाकर आप इसका जवाब देंगे। तो इसका जवाब मैंने लिखा है, मेरे घर के आसपास जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल हैं उनकी सूची कुछ इस तरह है। नंबर 1, गुरु तेग बहादुर अस्पताल। नंबर 2, हिंदूराव अस्पताल। नंबर 3, राम मनोहर लोहिया अस्पताल। नंबर 4, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। नंबर 5, सफदरजंग अस्पताल। अब इन सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है, वहाँ पर क्या सुविधाएं दी जाती हैं और वहाँ पर किस तरह के लोग काम करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नंबर 1, इन सरकारी अस्पतालों को अधिकारीगण समूह के प्रबंधन द्वारा चलाए जाते हैं। नंबर 2, इन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के समूह कायम है जो अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ हैं। नंबर 3, इन सरकारी अस्पतालों के भवन काफ़ी विशाल हैं तथा इनमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इन अस्पतालों में कई जांच परीक्षण यंत्र भी हैं। नंबर 4, इन अस्पतालों में रोगी को मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती हैं। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने जो मेरे आसपास के अस्पताल हैं उनके बारे में बताया है, उनमें जो सुविधाएं जिस तरह की दी जाती हैं, किस तरह का अस्पताल है वो बताया है। अब आपको अपने आसपास के अस्पताल की सूची बनाकर वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपनी निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं
पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बिल्कुल विपरीत है। इस पर सरकार का ना ही कोई नियंत्रण होता है और ना ही सरकार का कोई कार्य होता है। यह जो भी बड़े डॉक्टर होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं अपना अलग ही क्लिनिक खोलकर उसको चलाते हैं। कुछ लोग दवाई खाना खोलकर दवाइयाँ बेचते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी लोग या कोई भी नागरिक अपना इलाज अगर कराता है तो उसको हर इलाज के लिए, हर बीमारी के लिए जो है वो धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। अब पहले जो है वो निजी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही कम देखने को मिलती थी। अधिकतर जो है सरकारी अस्पताल ही देखने को मिलते थे। लेकिन अब जो है निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। आपको हर जगह क्लिनिक दिखाई देंगे, दवाइयों की दुकानें दिखाई देंगी। उसके अलावा कुछ कंपनियों ने भी जो है दवाइयों को बनाने और बेचने का काम शुरू कर दिया है। तो शहरों के कोने कोने में आपको दवाइयों की दुकानें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर हमें बाईं तरफ एक फोटो दिखाई गई है जिसके नीचे लिखा है दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा। तो देखो ये जो निजी अस्पताल है इसमें क्या है, मरीजों की देखभाल का कमरा है। आप देख ही रहे हो कि ये कितना अच्छा है। यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। हर तरीके से ये व्यवस्थित है ये कमरा जो है यहाँ पर। तो निजी जो अस्पताल होते हैं उनमें बहुत ही अच्छे से सुविधाएं दी जाती हैं क्योंकि वहाँ पर आपको किसी भी इलाज के लिए, बीमारी के लिए लेकिन धन भी व्यय करना पड़ता है। अब हमें एक सवाल का जवाब यहाँ पर देना है। आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? उन्हें चलाने वाले लोगों और वहाँ दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। तो पहले हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पता करा था, अब हम निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पता करेंगे। तो इसका जवाब है निजी स्वास्थ्य केंद्र जो दिल्ली में स्थित हैं। नंबर 1 अपोलो अस्पताल, नंबर 2 गंगाराम अस्पताल और नंबर 3 सेंट स्टीफेंस अस्पताल। निजी अस्पतालों को निजी व्यक्ति या किसी डॉक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। इनमें भी सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इन अस्पतालों में सेवाएं सार्वजनिक अस्पतालों से अच्छी होती हैं। रोगियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता और यहाँ पर हर सेवा के लिए जो है धन व्यय करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो हमें कुछ बताया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। तो देखो यहाँ पे ये भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद जो है उसका आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जो भी दवाइयाँ यानी कि जो भी डॉक्टर है जो पर्ची बनाता है आपकी वहाँ पर इलाज की, उसमें जो भी वो दवाइयों का नाम लिखता है वो जेनेरिक नाम ही होना चाहिए, यानी कि सही नाम होना चाहिए और उसको ये देखना चाहिए कि वो उस इलाज के लिए उपयुक्त हो। अब अगला सवाल है स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफ़ायती कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करें। तो अब देखो यहाँ पर हमने बहुत जो है स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ा है, किस तरह सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को चलाती है, किस तरह कुछ लोग स्वास्थ्य सेवाओं को चलाते हैं। लेकिन इन स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह अधिक किफ़ायती बनाया जा सकता है वो हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। तो स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफ़ायती बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा को सबसे पहले तो जो है दवाइयाँ सस्ते कीमतों पर उपलब्ध करानी चाहिए। दवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को मूल्यों में कमी करनी चाहिए और स्वास्थ्य सेवा विस्तार का लाभ उठाना चाहिए। इसके बाद लोगों के हित से जो है सारी सुविधाएं इस तरह की बनी होनी चाहिए कि लोग उसका हित उठा सके, लोग उसका उपयोग कर सकें। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन मिशन की घोषणा की है। उम्मीद करनी चाहिए कि स्वास्थ्य सेवा और सस्ती दवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि स्वास्थ्य सेवाओं को
और किफ़ायती बनाने के लिए जो है सबसे पहले तो स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को अपनी दवाइयों की कीमतें जो हैं बहुत ही निम्न रखनी चाहिए। जो भी वो सेवा दे रहे हैं उनकी कीमत भी उन्हें कम रखनी चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं उसका वो फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद जितने भी इलाज के लिए उपकरणों का इस्तेमाल होता है या यंत्रों का इस्तेमाल होता है वो अस्पतालों को सारे अपने पास रखने चाहिए ताकि कभी भी अगर कोई इलाज कराने के लिए आए तो वो उसका इलाज करने के लिए मना ना कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? अब इन्होंने स्वास्थ्य सेवा, पहले तो हमने समानता पढ़ी थी, तो लोगों में व्यवहार में समानता, लोगों के भेदभाव में समानता, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समानता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको जो स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं वो पर्याप्त हैं या फिर नहीं हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। यह शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि देखो भारत में हम लोग ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ पर निजी सेवाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो वहीं की वहीं हैं, वो नहीं बढ़ रही हैं। अब ऐसे में क्या होता है, अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ेंगी नहीं तो लोगों को मजबूरन जो है निजी सेवाओं का ही उपयोग करना पड़ेगा। अब अगर वो निजी सेवाओं का उपयोग करेंगे तो उनका धन जो है वो अधिक व्यय होगा, क्योंकि निजी सेवाओं में आप किसी भी सेवा का जो है उपयोग कीजिए वहाँ पर आपको कीमत देनी पड़ती है। अब लोगों को महंगी दवाइयों के लिए या अपने इलाज के लिए कई बार ऐसा हो जाता है कि ऋण भी लेना पड़ जाता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो निजी सेवाएं जो लोग चला रहे होते हैं वो क्या होता है, वो लोगों के स्वास्थ्य पर उनका ध्यान नहीं होता, उनका ध्यान होता है अपने फ़ायदे पर, अपने मुनाफे पर, कि वो किस तरह अधिक पैसा कमाए। तो जो बीमारी जिसका इलाज साधारण तरीके से हो सकता है वो उसके लिए भी क्या करते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ बताते हैं, बहुत बड़ा इलाज बता देते हैं, और क्या होता है बहुत सारे इंजेक्शन लिख देते हैं जिससे कि वो पैसे कमा लेते हैं, लेकिन जिसको बीमारी होती है उसका बहुत पैसा खर्च हो जाता है। अब यहाँ पे देखो नीचे एक फ़ोटो दिखाई है जिसमें कि जिसका नाम है जन औषधि। जन औषधि मेडिकल स्टोर्स, दाम कम दवाई उत्तम। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो जन औषधि मेडिकल स्टोर है यहाँ पे जो दवाई है वो उस दवाई तो उत्तम है, यानी कि अच्छी दवाई मिलती है और कम दाम पर मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वह लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चा का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। अब देखो उन्होंने कहा है क्योंकि निजी सेवाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं और वो सिर्फ अपने फ़ायदे या मुनाफे के बारे में देखते हैं, तो जो जनसंख्या का सिर्फ 20% लोग ही है जो अपनी बीमारी के दौरान दवाइयों को आराम से, मतलब अपने
खर्चे अनुसार खरीद पा रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका क्या है, वो अपनी दवाइयों का, बीमारियों का खर्चा जो है वो सही से नहीं उठा पा रही है। उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोगों को अस्पताल में जाकर बीमारी या अपना चोट लगने पर जो इलाज कराना पड़ता है, उसके लिए क्या होता है, उनको या तो पैसे उधार लेने पड़ते हैं या फिर अपनी कुछ संपत्ति बेचनी पड़ती है। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले से ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। यह परिवार उतना भोजन नहीं खा पाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमार होने पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो लोग गरीब हैं, जो कि पहले से ही बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके पास रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, पूरी जगह नहीं है, यानी कि पर्याप्त जगह नहीं है, उसके अलावा साफ सुथरा माहौल नहीं है, उनके पास खाने के लिए पूरा खाना नहीं है, तो वो पहले से ही एक तो उनके बीमार होने के कारण होते हैं कि वो बीमार हो सकते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। अब क्या होता है कि पहले से ही बीमार होने के उनके पास अधिक कारण हैं। अब क्या हुआ कि पैसे की कमी के कारण वो इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं, तो उनकी जो परेशानियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वह भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। अब कई बार क्या है, कह रहे हैं कि लोगों के पास जैसे होता है कि कुछ लोग इलाज इसलिए नहीं करवा पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन कई बार पैसा ही कारण नहीं होता। कारण ये भी हो जाता है कि महिलाओं को एकदम से जो है तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जाते गाँव में। और आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं, यानी कि जो बहुत ही पिछड़े इलाके जो हैं, वहाँ पर एक तो स्वास्थ्य सेवाएं केंद्र बहुत ही कम होती हैं और अगर होती भी हैं तो बहुत ही दूर होती है, जहाँ पर कि जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोग क्या सोचते हैं, अपने घरेलू उपचार ही करने लगते हैं और वहाँ पर नहीं जाते, जिनसे कि उनकी बीमारी बढ़ जाती है। और निजी स्वास्थ्य सेवाएं तो वहाँ पर बहुत होती ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमें दिखाई गई है फोटो, दाईं तरफ ऊपर वाली फोटो जो दिखाई गई है उसके नीचे लिखा है, ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है। अब देखो, आप लोगों ने वैसे तो देखे होंगे दवाखाने होते हैं, चिकित्सालय होते हैं, अस्पताल होते हैं, लेकिन जो गाँव के क्षेत्र है जहाँ पर कि अस्पताल नहीं बने हैं, तो वहाँ पर इस तरह की एक जीप आती है जिस पर कि मरीजों का इलाज होता है। अब आपको समझ में आ ही रहा है कि इसमें कुछ बड़ा इलाज तो हो नहीं पाएगा, जो छोटी मोटी बीमारियां हैं सिर्फ उन्हीं की देखरेख हो सकती है। तो इसी को चलता फिरता दवाखाना ये एक बन जाता है लोगों के लिए। दूसरी फोटो के नीचे लिखा है, इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अब देखो, ये जो गर्भवती औरत है, तो ये वैसे ही परेशान है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से इसको डॉक्टर को दिखाने के लिए कई जो है किलोमीटर पैदल पहले जाना पड़ रहा है और परेशानियों को झेलना पड़ रहा है, और तब जाके वह डॉक्टर को अपने आप को दिखा पाएगी। अब आगे है, क्या किया जा सकता है। अब देखो, ये जो परेशानियां हैं, इनके लिए यहाँ पर कहा गया है कि क्या किया जा सकता है इन परेशानियों से बचने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन के आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमें ये पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा है पाठ में, ये देखकर हमें ये तो पता चल रहा है कि हमारे जो देश की जो स्वास्थ्य दशा है वो अच्छी नहीं है। लोग बहुत ही परेशान हैं क्योंकि पहले तो उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मिल नहीं रही हैं, और अगर मिल रही हैं तो उसके लिए उन्हें बहुत धन व्यय करना पड़ रहा है। तो ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो इन सब चीज़ों को ठीक करें। जिस तरह लोगों को
बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि खाने की, रहने के लिए जगह की, पानी की, उसी तरह उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की भी ज़रूरत है। खास करके सरकार को गरीबों पर और सुविधाहीनों पर ध्यान देना चाहिए कि उनको अच्छे से स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। अब ऐसा करना संभव है, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण दिए हैं। और उससे पहले यहाँ पे एक और फोटो दी है जिसमें कहा है सतत विकास लक्ष्य 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। इससे पहले हमने सतत विकास लक्ष्य जो पढ़ा था वो था भूखमरी को ख़त्म करना। अब यहाँ पे कह रहे हैं उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य हो सबका। अब अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो खुशहाली तो होगी ही। अब यहाँ पे बताया जा रहा है केरल का अनुभव, और इससे पहले हमें यहाँ पे देखो ये भारत का नक्शा भी दिखाया गया है। इसके नीचे लिखा है, ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में केरल राज्य को गुलाबी रंग से दिखाया गया है। तो जो गुलाबी राज्य है यहाँ पे और उसमें लिखा हुआ है केरल, वो है। इस पुस्तक के पृष्ठ 111 पर भारत का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे पर अपनी पेंसिल से केरल राज्य की आकृति बनाइए। आपको क्या करना है, इस पर केरल राज्य की आकृति बनानी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि केरल के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें। ये यहाँ पे साइट का नाम दिया गया है जहाँ पर कि हमें सारी जो है जानकारी इसके बारे में मिल सकती है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कि 1996 में केरल सरकार ने क्या करा, जो भी राज्य का पूरा बजट था उस बजट का 40% उन्होंने पंचायतों को दे दिया और पंचायत ने उससे क्या करा, गाँव के सुधार के लिए कार्य करे। अब उन सुधार के कार्य में क्या था कि पीने के लिए अच्छा पानी, खाने के लिए अच्छा खाना, औरतों का विकास और शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की गई। इसके अलावा जल वितरण की व्यवस्था की जांच की गई। स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया। गांव की जो भी विशेष समस्याएं थी उन पर भी ध्यान दिया गया। अब जो स्वास्थ्य केंद्र थे उन पर सुधार किया गया। अब इतने सारे कार्य सुधार के किए तो, लेकिन इसके बाद भी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई थी और वो समस्याएं थी कि दवाइयों की कमी थी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर थे, पर्याप्त डॉक्टर नहीं थे। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है क्योंकि यह जो समस्याएं हैं बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं, तो इसलिए इनको दूर करना बहुत ही जरूरी है। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। अब यहाँ पर एक और देश का उदाहरण दिया गया है जिसमें कि स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उन्होंने किस तरह से कार्य किया है वो बताया गया है। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वह देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो अब देखो उन्होंने कोस्टारिका में इन लोगों ने स्वास्थ्य पर किस तरह ध्यान दिया। उन्होंने अपने देश में जो है वो सेना को नियुक्त नहीं करा और उन्होंने कहा कि सेना को नियुक्त करने पर या सेना को लगाने पर जितना भी धन व्यय
होना है, उन्होंने उसको अपने जो देश के नागरिक है, देश के जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य पर उन पैसों को लगाया। और उन्होंने जो भी उनके देश के नागरिक हैं उनको जो भी आधारभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करा। उन्होंने उनको अच्छा पानी यानी कि स्वच्छ पानी दिया, अच्छा खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, क्योंकि वो मानती थी कि अगर देश के लोग स्वस्थ हैं तो सरकार भी अपने आप ही स्वस्थ होगी। फिर उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य की शिक्षा भी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और उन्होंने लोगों को इसका ज्ञान भी कहा लेने के लिए, तो लोगों को इस तरह का ज्ञान भी उन्होंने दिलाया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं जिनके कि हम जवाब देंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है, संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। तो देखो, इसका जवाब यह है कि संविधान का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहता है, यानी कि हमारा जो संविधान है, जो कानून है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि लोगों के अच्छे खाने, उनके जीवन स्तर को ऊंचा रखने का जो कार्य है वो लोक स्वास्थ्य का है, वो लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। यानी कि ये सरकार का कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है कि सभी नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वास्थ्य अच्छा होने के साथ साथ जो उनका रहन सहन है, जहाँ पर वो रह रहे हैं, वहाँ का माहौल साफ सफाई वाला हो, जो वो पानी पी रहे हैं वो स्वच्छ हो, स्वास्थ्य सेवाएं जो दी जा रही हैं या तो वो निःशुल्क हो या फिर बिल्कुल ही निम्न उससे कीमत ली जा रही हो। तो ये सभी कार्य जो है वो किसका है? वो राज्य का कर्तव्य है। ये कौन कह रहा है? ये एक संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कह रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि अभ्यास के कुछ हमारे प्रश्न हैं। नंबर 1 प्रश्न है, इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान से लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने हैं। तो इन्होंने कहा है कि देखो, पाठ में जो एक जगह बताया गया था कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती, संविधान के लिए एक अंश और यहाँ आपको पढ़ना है कि कहाँ पे बताया गया है कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने हैं। तो इसका जवाब है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में लोगों के कल्याण से संबंधित कई उपबंध लिखे गए हैं, जिसके तहत सरकार के लिए कई तरह के दिशा का निर्देश जारी किए गए हैं। इसी संदर्भ में नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसलिए भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार ने कई स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया है तथा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो अब देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो हमने यहाँ पे इनको बताया है। हमें कहा था कि हमें यहाँ पर बताना है कि किस तरह से इनके मायने, क्या मायने हैं। तो यही जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो हमने यहाँ पर बताया है। नंबर 2, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है। अब देखो, सभी लोग किस तरह से ये जो है सेवाएं उठाए, तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए। इसका जवाब है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्न कदम उठा सकती है। नंबर 1, स्वास्थ्य केंद्रों या चिकित्सा केंद्रों में वृद्धि करके। नंबर 2, सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि के लिए अपने बजट में वृद्धि करे। नंबर 3, सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कानून लाकर प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। नंबर 4, पीने के लिए स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध करवाकर। अब देखो, अगर ये सारी चीजें होंगी तो अपने आप ही जो है लोग स्वस्थ रहेंगे, उनको बीमारियां कम लगेंगी। तो इसलिए सरकार को यह सारे कदम उठाने चाहिए। अब हमारा तीसरा सवाल है, आपको
अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं। नीचे दी गई तालिका को भरते हुए इनकी तुलना कीजिए और अंतर बताइए। तो देखो यहाँ पर जो तालिका है उसमें सुविधा में दिया है निजी और सार्वजनिक सुविधा, फिर सेवाओं का मूल्य आपको बताना है और सेवाओं की उपलब्धता बतानी है। तो सबसे पहले हम निजी सेवाओं के बारे में पढ़ते हैं। निजी अस्पतालों में सेवाओं का मूल्य काफ़ी अधिक होता है। निजी अस्पतालों में बेड चार्ज, डॉक्टरों की फीस, जांच परीक्षण फीस आदि के रूप में काफ़ी पैसे लिए जाते हैं। सेवाओं की उपलब्धता, निजी अस्पतालों में अपने रोगियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जाती है। अब हम सार्वजनिक सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों का इलाज मुफ्त में किया जाता है या बहुत कम पैसे लिए जाते हैं। और सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों की लंबी लंबी कतारें होती हैं और कोई भी सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। तो देखो हमने यहाँ पे ये अंतर जाना है कि निजी सेवाओं का क्या है, हमें आसानी से सेवा मिल तो जाती है, हर एक बीमारी का इलाज तो हो जाता है, लेकिन उसमें धन बहुत ज़्यादा व्यय होता है। और सार्वजनिक सेवाओं में हमारा इलाज मुफ्त होता है, दवाइयाँ मुफ्त होती है, लेकिन सभी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है और लंबी लंबी लाइनों में भी हमें लगना पड़ता है। अब हमारा अगला सवाल है, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेक बीमारियों की रोकथाम को निम्न प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1, संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% बीमारियां जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। नंबर 2, साफ सफाई की कमी एवं प्रदूषण के कारण भी अनेक बीमारियां फैलती हैं, जैसे भारत में ही लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष तपेदिक यानी कि टीबी से मर जाते हैं। डेंगू, मलेरिया आदि अनेक बीमारियां साफ सफाई की कमी से होती हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता में सुधार करके अनेकों बीमारियों की रोकथाम संभव है। अब यहाँ पे हमारे ये सारे सवाल हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ शब्द संकलन दिए गए हैं। सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती है तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। फिर है निजी, वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए। फिर है चिकित्सा पर्यटक, यह वह विदेशी पर्यटक है जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखो विदेशी लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनको कई बार क्या होता है कि अपने देश में अच्छे से सुविधाएं नहीं मिल रही होती या महंगी मिल रही होती हैं, तो वो उन स्वास्थ्य सेवाओं को लेने के लिए हमारे यहाँ आकर अपना इलाज कराते हैं। फिर है संचारणीय बीमारियां, ये वह बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती हैं, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। तो आपने भी सुना होगा कई बीमारियां होती हैं ऐसी जो कि एक से दूसरे पे लग जाती हैं, तो ये उन्हीं बीमारियों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। फिर है ओपीडी, यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। फिर है नैतिक आचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। जेनेरिक नाम, दवाइयों के रासायनिक नाम वह दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एम्पिरियन का जेनेरिक नाम है।
अब यहाँ पर ऊपर एक फोटो भी दिखाया है, सतत विकास लक्ष्य 6 जल और स्वच्छता। तो हमने यहाँ पे देखो कितने सारे सतत विकास लक्ष्य के बारे में पढ़ा है। तो अब ये एक और विकास लक्ष्य है जिसमें कि जल और स्वच्छता के बारे में कह रहे हैं, यानी कि साफ पानी और जहाँ पर हम रह रहे हैं वो भी साफ जगह। तो इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पे जो हमारा पाठ है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पाठ पूरा होता है, जिसमें कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ा। स्वास्थ्य सेवाएं 2 तरह की होती हैं, वो पढ़ा, निजी स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो कि सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है, निजी सेवाएं जो कि कुछ लोगों या कंपनियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो है वहाँ पे हमें सेवाएं मुफ्त या फिर बहुत ही कम कीमतों पर मिलती है, पर अच्छे तरीके से सेवाएं नहीं मिल पाती है, बहुत ही लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और कई बार तो ये हो जाता है कि कुछ बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता। निजी स्वास्थ्य सेवाओं में आपके हर बीमारी का इलाज हो जाता है, अच्छी से अच्छी सेवा भी उपलब्ध होती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा धन व्यय करना पड़ता है। तो अब आप इस पाठ को अच्छे से दोहराइए, पढ़िए, इनके सवाल के जो जवाब है उनको अच्छे से करिए और हम लोग अब मिलेंगे हमारे अगले पाठ के साथ अगली कक्षा में।